हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बात करेंगे आज इसमें टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट के लिए, जो कि एलटी ग्रेड और भी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर पीसीएस के लिए ज़रूरी है और बीपीएससी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? लेनिनग्राड, मॉस्को, इरकुटस्क या फिर मिन्स्क। तो इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेनिनग्राड। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और, क्वेश्चन की जहां आवश्यकता होगी वहां व्याख्या भरपूर की जाएगी, तो इसलिए आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें, जिससे कि आप एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? मानव की बुद्धिमत्ता पर, मानव की संस्कृति पर, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो जो संसाधनों का विकास है वो निर्भर करता है मानव की बुद्धिमत्ता पर भी, मानव की संस्कृति पर भी, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर भी और उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड यानी सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो महत्वपूर्ण है वो है द्वितीयक सेक्टर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विश्व के किस भाग में कठोर बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है? भारत और चीन, कनाडा और उत्तरी अमेरिका, जापान और मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो यह जो निर्भर करता है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कनाडा और उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जो है शीतोष्णकटिबंध के उन भागों में जहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है वहाँ गेहूँ बसंत काल में बोया जाता है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पे बसंत कालीन में क्या हो जाता है? गेहूँ बोया जाता है। यह गेहूँ जो होता है कठोर होता है। बसंतकालीन गेहूँ मुख्यतः कनाडा तथा उत्तरी अमेरिका में बोया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कनाडा और उत्तरी अमेरिका में बोया जाता है बसंत काल में गेहूँ। निम्न में कौन सा क्षेत्र कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? केप यार्क, कारागंडा, किरकुक या फिर ट्रांसवाल। तो जो प्रसिद्ध है वो है कारागंडा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? तो यह है आपका कजाकिस्तान का क्षेत्र है। और यह ऑस्ट्रेलिया का केप्यार्क प्रायद्वीप जो है ये मैग्नीज खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑस्ट्रेलिया में है और ये मैग्नीज खनन के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक्रान कृत्रिम रबर है, ओसाका पोत निर्माण, मैग्नीटोगोर्स्क लौह इस्पात, बाकू तेल शोधन। तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है आपको बताना था। तो इसमें जो सुमेलित नहीं वो है बी ऑप्शन, यानी कि जो ओसाका है वह पोत निर्माण के लिए नहीं बल्कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है सब सुमेलित हैं, एकरान कृत्रिम रबड़, मैग्नीटोगोर्स्क ये लौह इस्पात, बाकू तेल शोधन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? कटप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर बिंदु तंत्र। तो जो महत्वपूर्ण रॉक तंत्र है वो है धारवाड़ तंत्र। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र है। यह शिलाएं अत्यंत धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बिहार, राजस्थान, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये है अ से अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक उत्पादन नेल्लोर जिले में होता है, यानी कहाँ पर होता है? यह होता है नेल्लोर जिले में। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का, जबकि झारखंड का तीसरा स्थान है, यानी कि राजस्थान जो है वो सेकंड नंबर पे है और झारखंड जो है थर्ड नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दी गई हैं तेल शोधनशालाएँ
और एक तरफ देखें किस राज्य में वो स्थित है। नून माटी, कोयली, मंगलौर, पानीपत। तो पानीपत जो आपको आता है सबसे पहले आप उसको मैच करिए। तो पानीपत कहाँ पे है? पानीपत हरियाणा में है। नून माटी कहाँ पे है? नून माटी है असम में, इसको नूना माटी बोलते हैं। कोयली कहाँ पे है? कोयली जो आपका गुजरात में है। और मंगलौर जो है आपका कर्नाटक में है। तो क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नून माटी असम में है, कोयली गुजरात में है, मंगलौर कर्नाटक में है और पानीपत कहाँ पे? हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्न राज्य का है। त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम और फिर मेघालय। तो सबसे पहला तो केरल का है। केरल में कितना है? 92.1%। अगला है मिजोरम। मिजोरम कहाँ पे? 89.3%। ये कहाँ पे है? मिजोरम में 89.3%। और चौथा है गोवा। गोवा के सॉरी, पहला केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा 84.7% और चौथा है त्रिपुरा 82.7%। इसकी आपको ध्यान रखना है। पहला केरल है 92.1%, दूसरा क्या है? मिजोरम है आपका कितना है? 89.3% और तीसरा है गोवा। गोवा कितना है? गोवा में आपका है 84.7% और चौथा है त्रिपुरा 82.7%। 82.7% है त्रिपुरा। चलिए इसका आंसर है मिजोरम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ दिया है सूची, एक तरफ दिया है सूची 1 सूची 2, यानी कि क्या है ये आपको भी सुमेल करना है। पनकृत, पनकृत कहाँ पे है? तो यह आपका है बरखान, पनकृत बरखाना। हिमानकृत, हिमानकृत आपका कहाँ पे है? ये है पेस्टरनास्क झील, हिमानकृत पेस्टरनास्क झील। और कास्ट, कास्ट जो निर्मित होता है वो होता है आपका अंधी घाटी और समुद्र तटी लटकता भृंगु। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, डी ऑप्शन में दिया गया है। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियाँ पवन अपर्दन से बनी हैं? एस्कर, यारडांग, लोयस। लोयस बालू का स्तूप, लेपीज। भूस्तंभ छत्रकशिला, टोम्बोलो। बरखान भूस्तंभ और ट्रोम्बोलो। तो कौन सा बना है? ये आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन, भूस्तंभ, छत्रकशिला और ट्रोम्बोलो। अगला प्रश्न है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट की नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है अभिवहन, अवनयन, अभिसरण, संवहन। इसको जाना जाता है अवनयन के नाम से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब दो प्लेटें, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, जब जो है एक दूसरे की ओर संचालित होती हैं, टकराती हैं, तो टकराते समय भारी प्लेटें हल्की प्लेट के नीचे डूबती हैं। यानी जो भारी प्लेट है, मान लीजिए भारी प्लेट है, ये हल्की प्लेट है, तो जब टकराएंगी तो जो भारी होगा वो नीचे डूबेगा। ठीक है, डूब जाती हैं। इस प्रक्रिया को अधोगमन, अवनयन या फिर छेपड़ कहते हैं और इंग्लिश में सबडक्शन कहते हैं। SUBDUCTION, इंग्लिश में इसको सबडक्शन कहते हैं। हिंदी में अवनयन, अधोगमन और छेपड़ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमनद से संबंधित स्थलाकृति नहीं है? इरिट, तीक्ष्णकरक, टार्न यानी कि गिरिताल, हम या फिर नूना काट। तो ये क्या है? ये हम हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम यानी कि स्लोवेनिया में स्थित एक पर्वत शिखर है। ये एक क्या है? एक पर्वत शिखर है। ठीक है, यह एक पर्वत शिखर है। 583 मीटर है, जबकि शेष सभी हिमनद से संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं। ये सब क्या हैं? ईबी स्थलाकृति है, ईबी स्थलाकृति, ईबी स्थलाकृति। लेकिन जो हम है यह एक पर्वत शिखर है, 583 मीटर। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है? किलिमंजारो, एलबुर्ज, कंकागुआ, माउंट किनाबालू। कौन सुमेलित है बताना ही आपको है। किलिमंजारो कहाँ पे है? माउंट किनाबालू मलेशिया में स्थित है। ये कहाँ पे है? ये मलेशिया में स्थित है। यही सही सुमेलित है। बाकी चिली, ये किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में है।
एलबुर्ज, एलबुर्ज जो है ये ईरान में है। एंडीज अकांकागुआ में है। ठीक है, ये आपको किलिमंजारो तंजानिया। एलबुर्ज, एलबुर्ज जो आपका है यहाँ पे एंडीज ईरान में है ये एलबुर्ज। और अकांकागुआ जो है आपका ये अर्जेंटीना में स्थित है। बाकी ये तीनों गलत थे, ये चौथा ऑप्शन सही था। एक तरफ नदी है, एक तरफ नगर है, बताना है कौन सा नदी किस नगर के किनारे है। इरावदी, रोड नदी, चाओ फ्राया और मिकांग। तो जो इरावदी है यह है यांगून, यांगून। रेड नदी यह है हनोई, ये है हनोई, रेड नदी हनोई। चाओ फ्राया, इसको छाओ फ्राया भी बोलते हैं, इसको मिनाम भी बोलते हैं, यह है बैंकॉक। और मिकांग जो है बियत नियत, बियत नियत, बियन तियन। मिकांग जो है बियन तियन में है। तो कौन सा हो जाएगा? ए का 3, केवल एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहारा के दक्षिणी उपांत में प्रायः रेत से युक्त उष्ण नम पवन जानी जाती है। हरमट्टन, खमसिन, हैजबेल्तजा या फिर हबूब। तो यह जानी जाती है हबूब के नाम से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यह कहाँ पे है? दक्षिणी सहारा मुख्यतः सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म किंतु नम हवा को हबूब कहते हैं। यह कहाँ चलती है? सूडान में चलती है। विक्षेप बल क्या है, यानी कोरियोलिस फोर्स क्या है? वायुदाब के अंतर से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है, तापमान के अंतर से उत्पन्न होता है, या फिर उच्च वाची विषमता से। यह उत्पन्न होता है पृथ्वी के परिभ्रमण से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश, 5 से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है उष्मित, वाताग्र, चक्रवात या फिर जेट। तो यह कहलाती है वाताग्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाताग्र वह ढलुआ सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं। यह न तो धरातलीय सतह के समांतर होती है और न ही उसके ऊपर लंबवत होती है, अपितु यह कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन एक तापी प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? तापी प्रतिलोमन, अप्रवाही प्रतिलोमन, अभिवहनी प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन या फिर कालिक प्रतिलोमन। तो कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कालिक प्रतिलोमन। क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिकतम होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या फिर मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। तो क्षोभमंडल की जो ऊंचाई होती है वह अधिकतम होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है पारिस्थितिकी उत्पादकता, पर्यावरणीय उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो इसको बोला जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताना है। यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है। संपूर्ण जैवमंडल ही एक पारिस्थितिकी तंत्र है। उसका एक स्थानिक घटक है। यह एक समृद्ध तंत्र है। तो क्या है? यह एक समृद्ध तंत्र है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थ का लगातार निवेश यानी कि इनपुट तथा बहिर्गमन यानी कि आउटपुट होता रहता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी की सही परिभाषा है? पारिस्थितिकी न मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो एक तरफ अजैविक एवं जैविक संघटकों के मध्य तथा दूसरी तरफ जैविक संघटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो यही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जायरे, ये एक तरफ दिया है स्थान, एक तरफ दिया है घास के मैदान। जायरे कहाँ? जायरे में क्या है? स्टेपी है, बिल्कुल गलत है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स है, ये करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में
डाउन से, ये भी करेक्ट है। और अर्जेंटीना में पंपा से भी करेक्ट है। जारे में कौन सी घास के मैदान है? तो जारे में जो है यह जो है जारे में कोई घास के मैदान नहीं है। स्टेपी जो है आपका यूरेशिया में पाया जाता है, न कि जारे में। ये कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया में पाया जाता है, यूरेशिया। ये करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न घटकों में से कौन सा एक जैव एवं अजैव घटक के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक या फिर आवास? तो जो मध्यस्थता करता है वो करता है कौन सा? वो करता है उत्पादक। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक के बीच मध्यस्थ या बिचौली यानी कि इंटरमीडिएटर्स का कार्य करते हैं, क्योंकि ये सौर विकिरण से ऊर्जा प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। तो उपभोक्ता हो जाएगा, सॉरी उत्पादक हो जाएगा। 90 ईस्ट कटक स्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? तो 90 ईस्ट कटक जो स्थित है वो है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिंद महासागर में स्थित अन्य जो कटक हैं लंकाद्वीप चौगोस कट, चैगोस सेंट पाल कटक, एम्स्टर्डम सेंट पाल पठार, करगुवेलेन गासबर्ग कटक, इंडियन अंटार्कटिका कटक, अंडमान निकोबार कटक, सकोत्रा चागोस कटक, कार्लसबर्ग कटक, प्रिंस एडवर्ड क्रूजेट कटक। ये इतने सारे कटक हैं हिंद महासागर में। महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है कौन सा? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, ग्लोक्लाइन या फिर थेस्टोक्लाइन? तो ये कहलाता है थर्मोक्लाइन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड? तो सबसे जो ज़्यादा मिलता है वो मिलता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और डिटमार के अनुसार समुद्र के जल में 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इनमें जो सर्वाधिक मात्रा होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड का। कितना होता है? 77.8% होता है सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और फिर आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सबसे ज़्यादा मिलता है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, बास्फोरस जलसंधि स्थित है स्वीडन और फिनलैंड के बीच, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच, यूरोप और एशिया के बीच, इटली और सिसिली के बीच? तो स्थित है आपका यूरोप और एशिया के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जोड़ता है काला सागर यानी कि यूरोप, काला सागर कहाँ पे? यूरोप में है, तथा मरमरा सागर एशिया को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः सभी सागरों में तटवर्ती भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, उथले भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सभी सागरों में गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट जो कि टीजीटी पीजीटी का था, खास करके फोकस था टीजीटी और पीजीटी पर। यह एलटी ग्रेड के लिए भी उतना ही उपयोगी जितना टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो मिलते हैं शाम को आज 4 बजे पेट के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।